बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि इस दीपावली जाति के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मार करके बाहर भगाइए, वरना आपके बच्चों का जीवन भीख मांगते हुए बीतेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार के नेताओं पर कसा तंज। 100 करोड़ का बैंक घोटाले में बिहार के बड़े मंत्री और उनके परिवार का नाम आया है सामने। गुस्साए लोगों ने उनके फैक्ट्री में जड़ दिया ताला। महिलाओं को बिहार सरकार दे रही है 10 लाख रुपए, जाने कैसे करे अप्लाई, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। मांझी के जहर वाले बयान पर बिहार की सियासत में भूचाल। जदयू ने कहा मांझी दंडनीय अपराध कर रहे हैं। बिहार में डॉक्टरों के 8000 पद खाली, नियुक्तियों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कही ये बात। सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों ऐंठे, सीबीआई ने 3 ठगों को धर दबोचा, 9 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के 2 ऐसे गांव जहां 12 नहीं 13 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली, हिंदू मुस्लिम साथ करते हैं पूजा। बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे हुए गायब, बच्चियों की खरीद बिक्री ने सबको डराया, आंकड़े हैं चौंकाने वाले। नए शिक्षक को स्कूल का आवंटन शुरू, इस जिले से हो गई है शुरुआत, जाने कब तक चलेगी ये प्रक्रिया। सीएम नीतीश ने ललित नारायण आर्थिक संस्थान की नई बिल्डिंग का किया गया उद्घाटन। तेजस्वी यादव के विभाग का इतना बुरा हाल, एक डॉक्टर पर 28,000 जनता का लोड, सवाल उठा तो आया ये जवाब। रास्ता बदलने की वजह से मांझी का हुआ अपमान, बोले सीएम नीतीश के मंत्री। बिहार में दलित के नहीं विकास की हो रही है राजनीति। बिहार का जामतरा बना नवादा, पुलिस के हत्थे चले 7 शातिर साइबर ठग, किराए के मकान में बैठ करके करते थे करोड़ों की ठगी। दीपावली से पहले शिक्षक के घर लाखों की चोरी, गोदरेज तोड़ करके जेवरात ले उड़े चोर। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को दीपावली गिफ्ट, टीचर्स को टैब देगी सरकार। के पाठक बोले ये काम जल्द सीख लें। बिहार बीजेपी अब जाति को लेकर के नीतीश कुमार की लाइन पर चल रही है। ये चुनाव से पहले आरजेडी जेडीयू की जीत है। नीतीश की भाषा ठीक नहीं, सदन में मांझी से तू तराक करने पर बोली कांग्रेस, राजनीति में रखनी चाहिए मर्यादा। बिहार में जमीन बेचने से पहले करना होगा ये काम, कौन सा काम, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में अब 75% आरक्षण, इन जातियों को होगा फायदा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में 1,10,000 से अधिक टीचर्स को अब स्कूल पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक छठ के बाद शिक्षकों को स्कूल का आवंटन हो जाएगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक धनतेरस की रात को शिवहर जिले में स्कूलों की आवंटन की औपचारिक कवायद शुरू हो गई है। जहां 11 नवंबर से प्रदेश में शिक्षकों को स्कूल आवंटन प्रक्रिया व्यापक स्तर पर शुरू कर दी जाएगी। सॉफ्टवेयर के जरिए नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने की प्रक्रिया 21 नवंबर तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी ने करीब 1,20,000 चयनित शिक्षकों की अनुशंसा की थी। हालांकि कई तकनीकी वजहों से 1,10,000 नव चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाना है। जब शिक्षकों को स्कूल आवंटन की रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी।
दोस्तों, जन स्वराज पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज व्यवस्था बनाने का जो प्रयास शुरू किया गया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तब नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगी तब सुधरेगा। लेकिन एक साल के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर राज्यों में मजदूरी करने गए हैं और आपके जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी के लिए 12 से 15 हज़ार का रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में करके देंगे। ये बातें जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि बिहार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे देंगे। मैं आपको बताता हूं कि आप जरा बताइए कि क्या आज हरियाणा पंजाब से कोई भी नौकरी करने बिहार आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? उस प्रदेश में भी तो गरीब है, वहां पर भी तो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं, जहाँ वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है। लेकिन इतना व्यवस्था उन राज्यों में हो गई है कि किसी भी आदमी को 12 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए उन राज्यों में लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर ये व्यवस्था पंजाब हरियाणा में हो सकता है तो फिर बिहार में भी हो सकता है। वहीं पर लोगों को वोट की ताकत का एहसास कराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगली बार वोट नोट का चेहरा देख करके नहीं बल्कि अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करें। जहाँ वोट देना है, इस बार वोट का कीमत होगी रोजगार और पढ़ाई। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले यानी कि पूजा से पहले झाड़ू मार करके सफाई करते हैं। बिहार में जितने भी नेता है जिन्होंने आपको लूट करके कंगाल बनाया है, चाहे आपकी जाति का है या फिर धर्म का है, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो फिर आपके जाति का हो या फिर धर्म का हो, झाड़ू लेकर के सबको बाहर भगाइए। जब बिहार तभी सुधरेगा, वरना आपके बच्चे का जीवन इसी भिखारीपनी में गुजर जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे गायब हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार से 8 माह में 5,958 बच्चे गायब हो जाए और फिर उसमें भी 85% संख्या में लड़कियां हो, तो फिर ये आंकड़ा बाल तस्करों से लेकर के उन्हें अनैतिक अड्डे तक पहुंचाने की खतरनाक मंशा का संकेत देता है। ऐसे मामले सामने आ भी चुके हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गायब हैं लेकिन उनका अता पता नहीं है। पुलिस ने 2799 बच्चों को बरामद करने में सफलता जरूर प्राप्त की है, पर अन्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट है। जब बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बच्चों को काम के नाम पर बाहर ले जाया जाता है, जहां इनमें कई का पता भी नहीं चलता है। विशेष रूप से मगध प्रमंडल क्षेत्र से चूड़ी फैक्ट्री में काम कराने को बड़ी संख्या में बच्चे ले जाए जाते हैं। दोस्तों, बिहार में जनता को निरोग रखने के लिए डॉक्टरों की घोर कमी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जिम्मे स्वास्थ्य विभाग भी है, पर इसका बुरा हाल है। जब डॉक्टर मरीज अनुपात की बात करें तो फिर हम पाते हैं कि बिहार की 28,000 लोगों को स्वास्थ्य रखने का जिम्मा निभाने के लिए मात्र एक डॉक्टर है। अगर डॉक्टर खुद बीमार हो गए तो फिर भगवान का ही आसरा है, ऊपर वाले का ही आसरा है। जब बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दौरान बहस में ये बात सामने आ भी गई है। WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 28,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। सवाल उठने पर कहा गया है कि बिहार में आबादी के अनुरूप चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे। इस पर स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। विधानसभा में प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने विधायक मनोज मंजिल के प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा गया है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि राज्य की जनता को इलाज कराने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। जब विधायक ने सवाल किया था कि क्या ये सही है कि बिहार में 22,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है, इस पर मंत्री ने कहा कि ये आंशिक रूप से सही है। जब उन्होंने कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है, जल्द ही चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों, जो महिला खुद का व्यवसाय करना चाहती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसके तहत बिना ब्याज के सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। यह सरकार चाहती है कि बिहार में महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा इस एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस योजना का अभी तक कई महिलाओं ने लाभ उठाया है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आगे आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य की यानी कि बिहार की महिलाओं को सबल बनाना है, जहाँ साथ ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो, इसका भी ध्यान रखना होगा, जहाँ ध्यान रखा गया है। वैसे तो योजना की शुरुआत 20 जून 2021 को हुई थी, हालांकि 2023 में भी इसके रजिस्ट्रेशन और फिर आवेदन की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। अब सवाल है कि आखिर इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ 18 से 50 साल की महिलाओं को मिल रहा है। हर जाति वर्ग की महिला
महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए का लोन सरकार की ओर से बिना ब्याज के दिया जाएगा। इस 10 लाख में से 5 लाख रुपए का अनुदान होगा और 5 लाख रुपए को एक साल के बाद 84 किस्तों में समान किस्तों में वापस जमा करना होगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.uddhami.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और ये नंबर है 180034562114। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी से चयनित सभी 1,20,000 शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया निर्देश जारी किया है ताकि बिहार के बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सके। जब बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सभी 1,20,000 शिक्षकों को टैब दिए जाएंगे। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ये बातें प्रशिक्षण पा रहे शिक्षकों से ट्रेनिंग सेंटर में कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षक कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं वे जल्द से जल्द सीख लें। सभी टैब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि सभी शिक्षकों को TLM किट भी दी जाएगी जिससे बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सके। उन्होंने कहा है कि आप लोग दीपावली और फिर छठ पर्व में भी ट्रेनिंग लेंगे। जैसे सभी शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाएंगे। इस तरीके की ट्रेनिंग हर साल कराई जाएगी। आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों में 1,10,000 से अधिक टीचर्स को अब स्कूल पहुंचाने की तैयारी पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक छठ के बाद शिक्षकों को स्कूल का आवंटन हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में ठंड का असर दिखने लगा है। जब रात और फिर भोर के समय यानी कि सुबह के समय लोगों को ठंड महसूस हो रही है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में दिन भर धुंध छाया रहा। जब दीपावली के बाद ठंड और फिर ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार में ठंड अब बढ़ने लगी है। इन दिनों ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान शेखपुरा, छपरा, फारबिसगंज यानी कि अररिया के फारबिसगंज और गोपालगंज को छोड़कर के सभी जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में मौसम शुष्क बना रहा। जब बिहार में सबसे अधिक तापमान शेखपुरा का 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और फिर कुछ हिस्सों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जबकि अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पारा अभी और रोकने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी होने का आसार है। कई जिलों में सुबह के समय कुहासा छाया रहेगा यानी कि दीपावली पर्व के बाद ठंड की शुरुआत पूरी तरीके से हो जाएगी। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परोसे जाने वाले भोजन में उनकी कुर्सी के लालची लोगों द्वारा जहरीली पदार्थ मिलाया जा रहा है। जब बस फिर क्या था, पक्ष के लोग नीतीश के ज्ञान के बाद विपक्ष पर लगातार हमलावर थे। उन्होंने मांझी के बयान पर तुरंत पलटवार शुरू कर दिया। जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को खाने में जहर दिया जा रहा है। ये बोल करके जीतन राम मांझी दंडनीय अपराध कर रहे हैं। उनके पास कोई सबूत है तो फिर पेश करें। सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सोच समझ करके बयान उनको देना चाहिए था। वहीं पर मदन सहनी ने कहा है कि बीजेपी के बहकावे में जीतन राम मांझी आगे हैं। सीएम नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक है, 18 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं और फिर आगे भी करते रहेंगे। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, जब मांझी को जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश ने बनाया था। वहीं आरजेडी के मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि जीतन राम मांझी की चिंता मीडिया को बहुत है, जब उनकी हर खबर दिखाई जा रही है। बिहार में जातीय गणना हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आया है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। ये सब तो मीडिया में ही नहीं दिखाया जा रहा है। मांझी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सीबीआई ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। जो शुक्रवार को एजेंसी ने इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि अररिया जिले के विशाल उर्फ अभिषेक, बेंगलुरु के अजय कुमार और झारखंड के अमन कुमार उर्फ रूपेश को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों को साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब पिछले 2 वर्षों में इस गिरोह ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे। जब सीबीआई के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। एजेंसी ने पिछले 3 दिनों में पटना, मुंबई, बेंगलुरु और धनबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार गिरोह सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए लेता था। वहीं दूसरी तरफ दानापुर पुलिस ने दारोगा में भर्ती कराने के नाम पर एक युवक से लाखों की ठगी में सीआरपीएफ के एक पूर्व सिपाही को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान राजकुमार सिंह के रूप में हुई है, जब वह लोगों को खुद को निगरानी का डीएसपी बताता था। नौकरी का झांसा देकर के आरोपी ने दानापुर निवासी युवक से करीब 9 लाख रुपए ठगे थे। दोस्तों क्रिकेट में
बल्लेबाज के ही बल्ले से जब विकेट गिर जाए और वो आउट हो जाए। ऐसा ही हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के साथ। जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के चौका और फिर उसके आधार पर जातीय आरक्षण बढ़ाने का छक्का मारने के बाद विवादित बयानों की वजह से 5 दिन चले विधानमंडल सत्र में नीतीश सरकार हिट विकेट हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व की काट खोज रहे इंडिया गठबंधन की 3 प्रमुख पार्टियां जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जातीय सर्वे रिपोर्ट और फिर आरक्षण बढ़ाने को राजनीतिक हथियार बना करके लहराती नजर आ सकती है। उसे पूरी तरीके से भुनाने का मौका सीएम के बयान ने हेडलाइन बनकर के गवा दिए हैं। 5 दिन के विधानमंडल सत्र की शुरुआत 6 नवंबर को हुई, जहां उस दिन सरकार ने 26,086 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अगले दिन मंगलवार को सरकार के लिए बड़ा दिन था, जहां सरकार ने जातीय गणना से मिले सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को सदन में रखा। किस जाति के पास कितनी जमीन, कितना घर, कितनी नौकरी, कितनी गाड़ी, इस तरह के डेटा सामने आए। जहां नीतीश ने कहा है कि आबादी और पिछड़ापन के आधार पर 75% आरक्षण होना चाहिए। हेडलाइन बने, एनालिसिस शुरू हुए थे। ये सब रफ्तार पकड़ ही रहा था कि विधानसभा में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पहला सेल्फ गोल मार लिया। नीतीश कुमार ने महिलाओं के शिक्षित होने के महत्व पर रोशनी डालते हुए लड़कियों को स्कूल जाने और फिर कॉलेज तक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने वाले अपनी योजनाओं की याद दिलाई। फिर वे राज्य में यानी कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी और फिर उसे लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ने से जोड़ करके विस्तार से ये बताने लगे कि इस समय शिक्षित महिलाएं कैसे गर्भवती और फिर मां बनने से बच सकती है। नीतीश जो कहना चाहते थे उसमें दिक्कत किसी को नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वे कहे हैं, जिस प्रक्रिया को वो जिस तरीके से उन्होंने डिटेल में समझाया है, उससे भाजपा को बैठे बैठाए उन्हें महिला विरोधी बताने का मौका मिल गया। सीएम का सूचना तंत्र फौरन फीडबैक देने में नाकाम रहा और फिर नीतीश विधानसभा में कही बात को विधान परिषद में भी दोहरा दिया। जब बवाल शुरू हो गया, जहां बीजेपी के विधान पार्षद निवेदिता सिंह रोते हुए मीडिया से कहने लगी कि सदन के इतिहास में ये काला दिन दर्ज हो गया है। निवेदिता सिंह ने कहा कि इस सदन में कानून बनता है, इस एजुकेशन पर क्लास नहीं चलता है। सदन तो उस दिन के लिए स्थगित हो गया, लेकिन अगली सुबह तक खबरों में जातीय गणना के डाटा जारी के बदले महिला अपमान और फिर उस पर देश भर से नेताओं की तमाम प्रक्रिया देश की खबरें बनती रही। आपको बता दूं कि कैबिनेट से आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% करने का फैसला भी उसी शाम को हो गया, लेकिन राहत नहीं मिली। जहां नीतीश के बयान और फिर उसकी आलोचना की खबरें मजबूती के साथ हेडलाइन में चलती रही। नीतीश ने मंगलवार को कही बात के लिए बुधवार की सुबह पहले मीडिया के सामने महिलाओं से माफी मांगी, फिर सदन में कहा कि वे खुद अपनी निंदा करते हैं और फिर माफी मांगते हैं, लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी नेता इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। वहीं पर तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश का बचाव भी किया कि आबादी रोकने में उपायों पर बात होनी चाहिए और फिर इस बात के लिए नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इस मामले को सदन में उठाया। लेकिन बात मुद्दे की नहीं है, यह तरीके की थी जिसको लेकर के आग भड़क चुकी है। दोस्तों, बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर के जो बातें कही है उसमें सच्चाई है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये बात पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने ही बिहार को मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की उसे तरीके से ना कह करके और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि तू ताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है, इसको मर्यादा में रह करके अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता था। अब ऐसी स्थिति बनी तो फिर उन्होंने गुस्सा में कुछ भी कह दिया, लेकिन जो बातें कही है उसमें सच्चाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, तो फिर ऐसे में कुछ चीज करके उनकी तरफ से कही गई ये बातें गलत नहीं थी, बल्कि उसकी और अच्छे तरीके से कहा जा सकता था। राजनीति में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार की बातों को गलत ठहराते हुए कहा कि यदि नीतीश कुमार की बात गलत नहीं होती तो फिर दूसरे दिन माफी नहीं मांगते। दरअसल विधानसभा में आरक्षण बिल संशोधन विधेयक पेश को लेकर के गुरुवार को चर्चा हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस दौरान चर्चा में आग लगाते हुए जातीय सर्वे पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार कभी इसका विश्लेषण किया है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और खड़ा होकर के बोलने लगे। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी को कोई ज्ञान नहीं है, मेरी मूर्खता की वजह से ही सीएम बन गए। उन्होंने आगे बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये गवर्नर बनना चाहता है, पहले भी आप लोगों के पीछे घूमता था, बनवा दीजिए गवर्नर। उधर मामले को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमारे सभी समाज का अपमान किया है। उन्होंने न केवल मेरा अपमान किया है बल्कि मेरे पूरे समाज का अपमान किया है। हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। नीतीश कुमार ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं पूरी तरीके से गलत है। मुझे राज्यपाल बनने की कोई भी इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में महिलाओं को कई तरह के अधिकार प्राप्त है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण महिलाएं अपने अधिकार पर दावा नहीं कर पाती है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे उस संपत्ति के बारे में जिस पर बेटियों का भी अधिकार होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराधिकार कानून 2005 में हुए संशोधन ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि पिता की पुश्तैनी संपत्ति पर बेटी भी बेटों की बराबर अपने हिस्से का दावा कर सकती है। बेटी कुंवारी हो या फिर शादीशुदा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है या फिर कोई भी मकान बनवाया है या फिर खरीदा है तो वह जिसे चाहे उस संपत्ति को दे सकता है। लेकिन पुश्तैनी संपत्ति जो पूर्वजों की है, दादा परदादा, उसके दादा, उससे दादा, उसके परदादा, उसके दादा है, उसकी संपत्ति है, तो फिर उस संपत्ति पर बेटी अपने हिस्से का दावा कर सकती है और उसे बेटों के बराबर हिस्सा दी जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। यह छापेमारी के दौरान बक्सर में 10 क्विंटल पटाखे जब्त किए गए हैं और फिर कई दुकानों को भी सील कर दिया गया है। खबर के अनुसार प्रशासन के द्वारा बक्सर में ठठरी बाजार से लेकर के यमुना चौक तक के दर्जनों पटाखे दुकानों और फिर गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस दौरान 6 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों और फिर गोदामों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बक्सर में पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ कई दुकानदार ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब लोगों को 60% की जगह पर 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार ने आरक्षण के दायरा को 60 से बढ़ा करके 75% कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में नौकरियों और फिर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने से संबंधित बिल विधानसभा में पास हो गया है। जातीय सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के बाद सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। इससे इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी लेना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में भी आसानी होगी। अनुसूचित जाति के लोगों को पहले 16% का आरक्षण था, जो बढ़कर के 20% हो जाएगा। जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1% से बढ़कर के 2% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 30 से बढ़कर के 43% आरक्षण मिलेगा। वहीं आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों को 10 की जगह 10 ही आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, बिहार के जमुई जिला में ऐसे भी 2 गांव हैं जहां के लोग देश में दीपावली मनाने के अगले दिन दीपावली मनाते हैं। ये गांव बरहट प्रखंड का गुगुलडीह और फिर सिकंदरा प्रखंड का लछुआर है। यहाँ शताब्दियों से यही परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे के कारण आज के लोग सटीक जानते तो नहीं हैं, लेकिन पूर्वजों की परंपरा निभाने की बात कहते हैं। इन गाँव में काली की तांत्रिक विधि से पूजा होती है। पंडित बताते हैं कि चतुर्दशी और फिर अमावस्या के समागमन में काली प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद अगले दिन दीपावली मनाई जाती है। इस साल 13 नवंबर को दीपावली यहाँ मनाई जाएगी। बुजुर्गों ने बताया है कि अपने पूर्वजों से सुना है कि धमना घराने के कुमार बैजनाथ सिंह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। यहाँ दक्षिणेश्वर काली है। पूजा के दिन भेड़, काड़ा, पाट, ईख आदि की बलि पड़ती है। इस स्थल पर प्रसाद बनता है और फिर काली को भोग दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के गंदी बात वाले बयान को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यह नीतीश के प्रजनन दर को लेकर के दिए गए बयान और फिर हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी को लेकर के सदन में कही गई बातों के बाद विपक्ष ने उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने का आरोप लगाए थे। केसी त्यागी ने शुक्रवार को इन्हीं आरोपों को लेकर के विपक्ष पर पलटवार किया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए केसी त्यागी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जातिगत गणना के आंकड़े प्रचारित और फिर प्रसारित किए हैं। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं के मानसिक संतुलन जरूर खराब हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश का मानसिक संतुलन इतना सही है और फिर इतना टिकाऊ है कि 90 साल के बाद जो सामाजिक न्याय की टकटकी लगाए देख रही ताकतें थी, उनके चेहरे पर एक विश्वास की झलक दिखाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में प्रजनन दर को लेकर के बयान देने के बाद से ही बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। हालांकि सीएम की पार्टी जदयू और महागठबंधन में शामिल राजद के नेताओं ने नीतीश कुमार का बचाव भी किया है। जब पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इसे लेकर के कहा भी था कि गलती से उनके मुंह से निकल गया है।
दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ करके फायदा उठा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार किसानों के लिए ये योजना चलाती है और फिर फिलहाल इस योजना से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। जहां 14वीं किस्त का लाभ 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिला है, जिसके बाद अब सभी लाभार्थी 15 किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और फिर पात्र किसान हैं तो फिर आपको अगले किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनके पास जिससे आप जान सकते हैं कि आपको ये मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या 15वीं किस्त मिलेगा या नहीं। दरअसल किस्तों प्राप्त करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आपको किस्त का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर आप ये काम समय पर पूरा नहीं करते तो फिर आपको किस्त का लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि अगर आप किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपना KYC कराना ज़रूरी है। अगर ये काम अधूरा है तो फिर आपकी किस्त रुक सकती है, या तो फिर जल्द से जल्द अपने नज़दीकी CSC केंद्र, बैंक या फिर आधिकारिक किसान पोर्टल pmkisan.gov.in से KYC करा लें। अगर आप PM किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए ज़मीन का सत्यापन करना भी ज़रूरी हो जाएगा। जो लाभार्थी नियमानुसार ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनकी किस्तें रुक सकती है। वहीं पर अगर आप किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा। अगर नहीं किए हैं तो फिर आप किस्त से वंचित रह सकते हैं, इसलिए ये काम आपको पूरा कर लेना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ललित नारायण इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके करीबी मित्र विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। जब नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेहरू पार्क के सामने निरीक्षण करने पहुंचे। वहां बन रही बिल्डिंग का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया है। इस दौरान CM नीतीश कुमार करीब 15 मिनट तक रहे और अधिकारियों से बात करते रहे। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने अधिकारियों को भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में दलित की नहीं बल्कि विकास की सियासत शुरू है। बिहार में तरक्की की बात होती है, तरक्की की सियासत चालू है। बिहार में अब दूसरा कुछ भी नहीं टिकेगा, यहाँ सिर्फ आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द की बातें टिकेगी। जब दलित लोगों के लिए राज्य सरकार ने जो काम किया है वह उनके जहन में है, इसलिए मांझी जी क्या बोल रहे हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें मैं नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कही है। जहाँ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी यदि सही दिशा में जाते तो फिर उनकी हालात नहीं होती जिनको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी सौंप दिया, लेकिन उस गरिमा को जब बचा नहीं पाए तो फिर अब क्या बोलते हैं और फिर क्या नहीं बोलते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जब बिहार की जनता उनको नोटिस नहीं लेती है, ऐसे लोगों को भी कोई भी नोटिस नहीं लेना चाहिए। इनके आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार की सरकार और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका जोरा देश में कहीं भी नहीं मिल सकता है। जाति आधारित गणना का जब रिपोर्ट पेश किया गया और फिर इस पर जब बहस हुई तो फिर जिस तरीके से भाजपा के नेता उसको हल्के में ले रहे थे, ये उचित नहीं था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बड़ा कोऑपरेटिव घोटाला सामने आया है, जिसमें बिहार के मंत्री आलोक मेहता और फिर उनके परिवार पर लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगे हैं। जब फिलहाल बैंक में घोटाले का मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक के सभी लेन-देन पर रोक लगाते हुए बैंक को बंद कर दिया है। जहाँ वही बैंक से जुड़े हुए लगभग 4000 खाता धारकों का पैसा भी अब डूबने की स्थिति में पहुँच गया है। अपनी जमा पूंजी को गंवाने वाले लोग अब बवाल पर उतारू दिख रहे हैं और फिर सैकड़ों खाता धारकों ने मंत्री जी की कंपनी पहुंच करके बवाल शुरू कर दिया और फिर मंत्री जी की कंपनी पर ताला जड़ दिया। मामले में बताया गया है कि 35 साल से चल रही वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ इसी साल जून में 5 करोड़ की घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद RBI ने बैंक पर ताला लगाने का आदेश जारी किया था। धीरे धीरे जब जांच शुरू की गई तो फिर घोटाले की ये राशि 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस पूरे घोटाले के पीछे बिहार सरकार में शामिल मंत्री और लालू परिवार के बेहद करीबी एक RJD नेता परिवार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। घोटाले का छींटा बिहार सरकार के भू स्वामित्व मंत्री आलोक मेहता पर जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाले के छींटों से बचने के लिए मंत्री जी ने कुछ समय पहले खुद को बैंक के प्रबंधक और फिर इन कंपनियों में से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन बैंक और फिर इन कंपनियों को आज भी मंत्री जी के रिश्तेदारों द्वारा चलाया जाना और घोटाले के सामने आने के बाद मंत्री आलोक मेहता पर सवाल उठने लगा है। मंत्री परिवार के इस बैंक के फर्जीवाड़े के शिकार लोग अब हंगामा कर रहे हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाने वाले खाता धारकों ने जब वर्तमान चेयरमैन और फिर मंत्री जी के भतीजे संजीव को घेरा तो फिर मंत्री जी के भतीजे ने इस पूरे घोटाले का काला चिट्ठा खोल दिया और इस पूरे घोटाले के पीछे मंत्री जी का हाथ बता दिया।
दोस्तों बात करेंगे कि नवादा जिला बिहार का जामतारा बनता जा रहा है। ये साइबर ठगों का अड्डा बन गया है। जब पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। नवादा पुलिस ने एक साथ 7 शातिर साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पास से 12 मोबाइल और फिर सैकड़ों पन्नों के नोटबुक और कस्टमर डाटा भी जब्त किया है। पुलिस की माने तो साइबर ठग कस्टमर डाटा में उपलब्ध नंबर पर फोन करके लोगों से धनी फाइनेंस से सस्ते दर पर लोन, ऋण आदि का प्रलोभन देकर के ठगी का शिकार बनाते थे। ये सभी साइबर ठग एक साथ वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में एक किराए के मकान में बैठ करके देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों से फोन करके धनी फाइनेंस से सस्ते दर पर ऋण आदि का झांसा देकर के ठगी करते थे। नवादा पुलिस के हत्थे चढ़े सभी साइबर ठगों का नाम है नीतीश कुमार, प्रवीण कुमार, लालजीत कुमार, सनोज कुमार, बसंत कुमार, आशीष कुमार और फिर राजेंद्र कुमार शामिल है। सभी साइबर ठग वारसलीगंज, सोनवर्षा और फिर शेखपुरा के बताए जाते हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार और साइबर अपराधियों से गहन पूछताछ में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जैसे ही पर्व या फिर त्यौहार का मौसम आता है वैसे ही चोरी की वारदातों में इजाफा देखने को मिलता है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला मधेपुरा से निकल करके सामने आ रहा है, जहां मधेपुरा शहर के जयप्रकाश नगर वार्ड संख्या 6 में बेखौफ चोरों ने एक साथ शिक्षक दंपति के घर को निशाना बनाया। जहां पीड़ित गृह स्वामी शिक्षक रामेंद्र कुमार रमन ने बताया है कि रात में खाना पीना के बाद वे लोग घर के फर्स्ट फ्लोर पर सोने के लिए चले गए, जहाँ नीचे में उनकी पुत्र आर्या और उनकी सास एक कमरे में सोई हुई थी। रात करीब 3 से 4 के बीच चोर के मेन गेट खोल करके अंदर प्रवेश कर गए, या जिस रूम में उनकी पुत्री सोई हुई थी उसको बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे रूम में गोदरेज के लॉकर में रखा हुआ सभी जेवरात और नगद चोरी कर लिया गया। वहीं इस घटना को लेकर के शिक्षिका उनके घर पर आई थी, जहाँ यहीं पर सभी ने करवा चौथ मनाया था, जहाँ सभी बहन का जेवरात उनके गोदरेज लॉकर में ही रखा हुआ था। साथ ही 3 लाख रुपए छत ढलाई के लिए भी रखे हुए थे। इसी बीच चोरों ने इन घटनाओं को अंजाम दे दिया और सभी सामान और पैसे लेकर के फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने चयनित सभी शिक्षकों को नीतीश सरकार दीपावली गिफ्ट देने जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों को टैब दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से कहा कि कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो फिर जल्द सीख लें। उन्होंने कहा है कि नए शिक्षकों का चरणवार प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी 22,000 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। बेगूसराय के डाइट में उन्होंने प्रशिक्षकों को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की ज्यादा जरूरत है। अभी शहर के स्कूलों में पदस्थापन नहीं होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण स्मारक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, वित्त वाणिज्य कर सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, विधि मंत्री समीम अहमद, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद डॉक्टर खालिद अनवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति ने भी स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी और फिर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा 1970 के दशक से बिहार की राजनीति का हिस्सा रहा है, जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए 27% कोटा तय किया था। गुरुवार को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से नए आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा सीमा 50% से बढ़कर के 65% कर दी गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है कि आइए केंद्र से अपील करें कि जाति पर राष्ट्रीय जनगणना कराएं और फिर जरूरत पड़ने पर आरक्षण को बढ़ाएं। आपको बता दूं कि राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जैसे उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां कोटा 50% से ऊपर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से 6 महीने से भी कम समय पहले ये राजनीतिक कदम चुनावी अभियान को शुरू करने वाला है और फिर जेडीयू आरजेडी के लिए एक तरह की जीत का प्रतीक है। जिस तरीके से बीजेपी को कोटा लाइन पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, यही कारण है कि बिहार में 65% कोटा वृद्धि के लिए न्यूक्लियरम और फिर विक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शुरू कर दी है। जब विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। जहाँ सॉफ्टवेयर से स्कूल आवंटित होना है, जहाँ इसके लिए कक्ष तैयार कर लिया गया है, जहाँ इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी है। जब विभाग द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में सभी जानकारी अपलोड कर दी गई है। जिलावार स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 1,10,000 शिक्षकों को औपबंधिक पत्र दिया गया है। स्कूल आवंटन के बाद सभी शिक्षक अपने जिले में जाकर के
नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद अपने स्कूल में योगदान करेंगे। यह विभाग का फैसला है कि सभी नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में योगदान कराया जाएगा। शिक्षकों के योगदान के साथ साथ उनके वेतन भुगतान की तैयारी भी विभाग ने शुरू कर दी है। इसको लेकर के विभाग द्वारा जिलों का पत्र जारी कर दिया गया है। जहां वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पदाधिकारियों की बैठक में शिक्षकों के योगदान के साथ ही वेतन भुगतान की तैयारी कर लेने का निर्देश दिया है। इसको लेकर के प्राण नंबर का सृजन कर लेना है। जहां वहीं अन्य सारी औपचारिकताएं जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि नवंबर में योगदान करने वाले शिक्षकों को दिसंबर में वेतन भुगतान समय पर हो सके। आपको बता दें कि बीपीएससी ने ट्राई 1 में चयनित और फिर नियुक्ति पाने वाले सभी शिक्षकों अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और फिर अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए गए थे, जिसकी जांच ऑनलाइन ही की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में जल्द उच्च श्रेणी में पारदर्शिता का पालन संभव होगा। ये दौरान बीपीएससी ट्राई 2 के लिए भी करीब 17,000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जहां प्राथमिक को छोड़कर के सभी वर्ग में आवेदन लिए जा सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।